हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। डिस्कस करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं ऑप्शंस। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। जो भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है उसका आकलन जो शिक्षक करेगा दूसरे बच्चे से उसकी तुलना करे। तो ये तो ठीक बात नहीं है, हमें तुलना नहीं करनी है बच्चों की, ठीक है। बी है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा, जो भी थिंकिंग प्रोसेस है उस पर ध्यान देने के अलावा जो बच्चे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उनकी जो अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, बिल्कुल। और सी है, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। तुलना हमें नहीं करनी, यहाँ भी मानक उत्तरों की बात, पहली बात यहाँ पे आ गई है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही हम काट देंगे, ठीक है। डी है, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। पाठ्य पुस्तकों की दी गई जानकारी के आधार पर भी हमें आकलन नहीं करना है, हमें आकलन करना है, ध्यान क्या रखना है, उनका उनकी चिंतन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। वो जो बच्चे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, उनको किस हद तक समझ रहे हैं, उन सब चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें है शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा, मतलब इस पे भी ध्यान देते हैं, जो भी थिंकिंग प्रोसेस है बच्चे का उस पे भी ध्यान दिया जाता है, उसके अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है देखते हैं। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि जो पूरी शिक्षा जो है होगी एक क्लास में, पूरा किसके तरफ, एक इधर उधर घूमेगी, बच्चे की तरफ। मतलब जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी नीड्स को ध्यान में रखा जाएगा, उनके इंटरेस्ट को, उनकी एबिलिटी कितना वो समझ सकते हैं, ठीक है, वो सब ध्यान में रख के टीचर को पढ़ाना होता है। बी है, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। शिक्षक तो आदेश इसमें दे ही नहीं सकता है क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चे का मन, अगर सपोज दैट ताजमहल पढ़ाना है शिक्षक को, बच्चे का मन है कि हमें क्लासरूम के अंदर नहीं पढ़ना है, हमें ताजमहल देख के ही उसके बारे में जानना है, तो शिक्षक क्या करेगा, बच्चे को ताजमहल ले जाएगा, ठीक है, वहां बच्चा खुद से कुछ चीजें जान जाएगा, जैसे कि उसका व्हाइट कलर, पास में नदी बहती है, तो कुछ एक कॉन्सेप्ट वो खुद से बना लेता है, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में यही होता है कि बच्चा जैसे बच्चा सीखना चाहेगा वैसे टीचर उसे सिखाएगा। सी है, बच्चों के अनुभवों, मतलब जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं बच्चे ने, और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। आवाज से मतलब यहाँ पे है कि बच्चा जो चाहता है, मतलब बच्चे को बोलने का पूरा हक दिया जाए, ठीक है, वो अपने जो भी वो फील कर रहा है या जो भी समझ रहा है तो उसे पूरा बोलने का हक दिया जाए अपने क्लास में। डी है, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ यहाँ पे ऑप्शन सी सही लग रहा है। इसमें है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। आवाज मतलब जो बच्चे चाह रहे हैं, उनकी क्या नीड है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी एबिलिटी कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाता है, पूरी तरह से बच्चों के मन का होना है, ठीक है, उनके अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। यहाँ पे दोनों की बात की गई है, पियाजे और वाइगोस्की का दृष्टिकोण की। ए ऑप्शन है, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। बिल्कुल नहीं। बी है, वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। एंड नेक्स्ट इज, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। मतलब पहले लैंग्वेज बच्चा बोलना शुरू करता है, उसके बाद में बच्चा कुछ धीरे धीरे करके थिंकिंग, मतलब कुछ थिंक करता है या कुछ सोचता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों मानते हैं बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, मतलब पहले भाषा आती है, लैंग्वेज
उसके बाद में क्या आता है, विचार। ठीक है, बच्चा थिंक करना शुरू करता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है। विद्यालय यात्रा पर जाना है, पोती बहस कर रही है अपने पिता से, दादी देख रही है, वो क्या कह रही हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, मतलब तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। मतलब दादियां ऐसी होती हैं। तो यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल जेंडर बायस की बात यहाँ पे हो रही है, सेंटेंस पढ़ के ही लग रहा है। देखते हैं ऑप्शंस। बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां, मतलब बच्चों के परिवार में पालन पोषण में कठिनाइयां हो रही हैं। बी, लिंग समरूपता, समरूपता की बात तो यहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि दादी ये कह रही है कि बेटा तुम लड़कों की तरह बिहेव करियो, मतलब उनका कहना है कि तुम ऐसा बिहेव नहीं कर सकती, तुम विद्यालय यात्रा पे नहीं जा सकती, दादी यही कहना चाह रही हैं। सी है, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, बिल्कुल यहाँ पे रूढ़िबद्धता की बात आ गई है। डी इज, लड़की के लिंग की गलत पहचान, ऐसा भी नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रूढ़िबद्धता झलक रही है दादी की बातों में। दादी कह रही है कि तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में, मतलब एक वो जनरल एक थिंकिंग बन गई है ना कि लड़के जो है वो जा सकते हैं विद्यालय यात्रा पे, लड़कियां नहीं जा सकती हैं। दादी लोगों का ऐसा सोचना होता था पहले जमाने में, तो वही चीज यहाँ पे कही गई है। ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है एक। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। यहाँ पे आकलन की बात हो रही है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सके। शक्तियों और रिक्तियों का मतलब कि बच्चे की जो स्टूडेंट है उसके जो भी प्लस पॉइंट होते हैं, जो माइनस पॉइंट, प्लस पॉइंट मतलब जो भी उसकी अच्छाइयाँ होती हैं, जो भी उसकी अच्छी आदतें होती हैं, और रिक्तियों को देख सके मतलब जो भी माइनस पॉइंट्स होते हैं, जैसे जिस भी चीज में वो पीछे है या पिछड़ा है बच्चा, जो भी चीज उसे नहीं समझ आ रही है तो वो उसकी खामियां होगी, कमियां मतलब, ठीक है, और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। बिल्कुल। बी है, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। तुलनात्मक मूल्यांकन हमें नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि इस बच्चे का इतना आया 100%, इसका 80% आया तो ये बच्चा अच्छा नहीं है या ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो हमें ऐसे तुलना नहीं करनी है बच्चों की, ठीक है। अक्सर गार्जियन तुलना करेंगे कि बेटा आप तो पढ़ने में नहीं अच्छे, उनका बेटा देखो कितना बढ़िया है, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। सी है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। बिल्कुल, केवल स्मरण शक्ति का ही आकलन नहीं होना चाहिए, बच्चा क्या सोच रहा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, कैसे अपने लॉजिक लगा रहा है, उन सब चीजों का आकलन होना चाहिए, ठीक है। डी है, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता का संचार ना हो। हमें भय, चिंता ये सब पनिशमेंट नहीं देनी है, बच्चे को डराना नहीं है, ठीक है। ये हमारा पहले ही गलत हो गया। और बी में कह रहा है तुलनात्मक मूल्यांकन, ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। हम इन दोनों ऑप्शंस को हटा देंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे बात कर रहा है कि आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए, शक्तियों और रिक्तियों मतलब जो भी उसकी कमियां हैं और जो भी उसकी खूबियां हैं दोनों को देख सके और शिक्षक तब उन्हें ठीक कर सके। ये बिल्कुल सही है। सी है, केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन का भी, अनुप्रयोग का भी आकलन होना चाहिए। तो हमारा सी ऑप्शन भी सही है। अब देखते हैं ए और सी किस में मिलता है। तो ऑप्शन ए में ही हमारा ए और सी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात हो रही है, इनको कैसे पढ़ना चाहिए देखते हैं। ए, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, मतलब उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में पढ़ना चाहिए, उन्हें जो ये डेली स्कूल्स होते हैं उसमें नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब साफ ये है। बी, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, मतलब उन्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, वो बच्चे घर पे ही जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें। बी ऑप्शन हमारा ये कहना चाह रहा है। सी है, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, मतलब विशेष बच्चों को ये अलग कर रहा है, ठीक है, मतलब विशेष विद्यालयों में ही विशेष बच्चे पढ़ सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा ये कह रहा है। समावेशी शिक्षा पे इन तीनों में से किसी पे जोर नहीं दिया जा रहा है। डी में देखते हैं। डी में है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बिल्कुल देखिए,
विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, सपोज दैट कि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, तो एक समाजिक शिक्षा व्यवस्था में क्या होगा, उसी क्लासरूम में जिसमें नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, बहुत मतलब सारे तरह के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, विशेष आवश्यकता वाले पढ़ते हैं, स्लो लर्नर, गॉड गिफ्टेड, जो भी जैसे भी बच्चे हैं, गर्ल्स बॉयज सब एक क्लास में पढ़ते हैं। बट हाँ, उसी क्लास में क्या चाहिए, सपोज दैट एक बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम है, तो उसी क्लास में क्या होगा, ब्रेल लिपि होगी, उसी ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाएगा, अनुभव छुओ और अनुभव करो, इसके द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है तो उसे छू के पढ़ाएंगे, टच करके उसे पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, उसका जो भी अधिगम होगा, जो भी लर्निंग होगी, ऐसे कराई जाएगी। सपोज दैट किसी बच्चे को सुनाई मतलब सुनने में प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं देता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को हम कैसे पढ़ाएंगे, उसे हम कोई चीज दिखा के पढ़ाएंगे विजुअली। ठीक है, तो ये चीज होती है समावेशी शिक्षा में। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं मतलब उनकी जो पर्सनल नीड होती हैं वो फुलफिल हो सके। ठीक है, उनकी पूर्ति की जा सके। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहां एक प्रभावी शिक्षक, देखते हैं। ए ऑप्शन है समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। मतलब जो भी समान आर्थिक पृष्ठभूमि के हैं वो बच्चे एक तरफ रहेंगे, जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि वीक है मतलब थोड़ा कमजोर है वो एक तरफ रहेंगे, जो जिनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया है वो एक तरफ रहेंगे, कुछ ऐसा ये बात की जा रही है इसमें। बी है वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा। जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है या जो भी वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं उनसे कहेगा कि आप कठिन परिश्रम करिए, वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें, ताकि वे मतलब अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें। सी है समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। उनमें जो भी डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो चीज बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी क्या है उनको कलेक्ट करेगा एक टीचर। ठीक है, उस पर ध्यान देगा। तो ये भी नहीं सही लग रहा है। डी देखते हैं। सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखा करेगा। बिल्कुल, किस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से वो उससे नहीं मतलब है टीचर से। ठीक है, तब सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। बिल्कुल एक तरह व्यवहार करेगा। सारे विद्यार्थी एक टीचर के लिए क्या है, एक समान होने चाहिए। ठीक है, तो सर्वमान्य तरीके से सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा, मतलब एक तरीके से समतुल्य व्यवहार करेगा, सारे बच्चे एक समान है उसके लिए। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है समीप दूराभिमुख समीप दूराभिमुख मतलब क्या होता है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर को समीप दूराभिमुख दिशा भी बोलते हैं। ये प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। ठीक है, बी है सिर पदाभिमुख दिशा। तो बी में क्या हो जाए, देखिए ए हमारा हो गया ये फोर्थ, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, और बी कह रहा है शिरा पदाभिमुख दिशा मतलब सिर से पैर की ओर। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड ये वाला। ठीक, सी कह रहा है अंतरवैयक्तिक भिन्नताएं से मतलब है विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। मतलब सारे बच्चे, हम हैं, आप हैं, जो भी जितने भी बच्चे हैं, सबका जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। उसकी दर मतलब डेवलपमेंट रेट जो होता है वो अलग अलग होता है। किसी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट जल्दी हो गया, किसी का इमोशनल डेवलपमेंट जल्दी हो गया, किसी का स्लो है। तो ये चीजें होती हैं। तो अंतरवैयक्तिक भिन्नताएं मतलब विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। बिल्कुल सी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में जाएगा। डी है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। अंतरावैयक्तिक का मतलब होता है किसी एक ही इंसान में, एक ही बच्चे में जो डेवलपमेंट हो रही है कई कई तरीके की, जैसे आपका सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल हो गया, कॉग्निटिव हो गया। तो ये सारी जो भी डेवलपमेंट है सबकी दर अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आपका सोशल डेवलपमेंट बहुत जल्दी या बहुत बढ़िया से हो रहा है तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया से होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे बहुत सोशल होते हैं लेकिन उनका क्या होता है, कॉग्निटिव या फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं होता है। तो ये चीज हो गई। ठीक है, तो अंतरावैयक्तिक भिन्नताओं में हो जाएगा कि किसी अकेले बच्चे में, मतलब एक बच्चे की बात की जा रही, सिंगल बच्चे की, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर जो होती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट,
विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जैसे आपका जो भी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो दोनों की क्या हो गई, दोनों का जो रेट है वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो डी हमारा ऑप्शन इसमें सी में जाएगा। देखते हैं कौन सा सही है। ए का फोर्थ किस में है, फर्स्ट वाला देखिए, ए का फोर्थ है, बी का सेकंड है, तो बी का सेकंड बिल्कुल सही, सी का फर्स्ट है बिल्कुल, और डी का थर्ड हो गया बिल्कुल, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये क्लास आपको समझ आई होगी। तो सेशन करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।